हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अब हम पढ़ने वाले हैं कार्नो चक्र एवं कार्नो इंजन, कार्नो का आदर्श इंजन, यह हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कार्नो इंजन क्या होता है। कार्नो इंजन, इसकी पहली बात है, इसे सादी कार्नो ने 1824 में दिया था। दूसरा, यह एक आदर्श इंजन है। तीसरा, यह एक सैद्धांतिक इंजन है। चौथा, इसे व्यवहारिक रूप में बना पाना असंभव है। पांचवा, इसमें यह माना जाता है कि ऊष्मा पूर्णतया कार्य में रूपांतरित हो जाती है। इसमें यह माना जाता है कि ऊष्मा का कार्य के अलावा किसी और रूप में क्षय नहीं होता है, ऊष्मा पूर्णतया कार्य में रूपांतरित हो जाती है। जब ऊष्मा पूर्णतया कार्य में रूपांतरित होती है तो इसकी जो दक्षता होती है वो अधिकतम होती है। जब ऊष्मा का क्षय नहीं होगा, पूर्णतया कार्य में परिवर्तित होगी, तो इसकी दक्षता मैक्सिमम होगी। अब कार्नो ने यह जानने की कोशिश की कि अगर एक आदर्श इंजन लिया जाए तो क्या उसकी दक्षता 100% होगी। यह जानने का उसने प्रयत्न किया। तो उसने इसको व्याख्या के लिए, इसको समझने के लिए एक कार्नो इंजन दिया, एक इंजन का निर्माण किया जिसे हम कार्नो इंजन कहते हैं। तो कार्नो इंजन एक विशेष चक्र पर कार्य करता है। तो कार्नो चक्र क्या होता है उसे हम देखते हैं। कार्नो चक्र, कार्नोट साइकिल। कार्नो चक्र क्या होता है? कार्नो चक्र उस चक्र को कहते हैं, कार्नो चक्र की परिभाषा में लिखें तो कार्नो इंजन का कार्यकारी पदार्थ, कार्नो इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ होता है उसका एक निश्चित अवस्था से प्रारंभ करके विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाना कार्नो चक्र कहलाता है। दोबारा देख लीजिए, कार्नो इंजन का कार्यकारी पदार्थ का विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाना कार्नो चक्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि कार्नो इंजन के कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर पुनः अपनी प्रारंभिक या मूल अवस्था में आ जाना कार्नो चक्र कहलाता है। कार्नो चक्र समझ में आ गया होगा आपको, कार्नो चक्र क्या होता है। अब हम देखते हैं कार्नो इंजन के मुख्य भाग। कार्नो इंजन के मुख्य भाग, कार्नो इंजन का मुख्य भाग में वही भाग होते हैं जो ऊष्मा इंजन के होते हैं, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है, उसे हम देखेंगे। पहले इसमें होता है हीट सोर्स, ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत की परिभाषा वही है, यह एक उच्च ताप वाला ऊष्मा भंडार होता है जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। और जो इसमें कार्नो इंजन होता है, इसमें इसकी ऊपरी सतह जो होती है वो स्वचालक होती है, ताकि जो हमारा कार्यकारी पदार्थ है वो इससे आसानी से ऊष्मा ग्रहण कर ताप T1 प्राप्त कर सके। इससे कितना भी ताप लिया जाए इसके ताप में कमी नहीं होती है। दूसरा है ऊष्मा सिंक। ऊष्मा सिंक की हम बात करें तो ऊष्मा सिंक भी एक ऊष्मा भंडार होता है। इसका ताप ऊष्मा स्रोत की तुलना में बहुत कम होता है। इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है। और इसकी एक खास बात है कि हमारा कार्यकारी पदार्थ इसको कितना भी ताप दे या इसको कितना भी ताप दिया जाए इसके ताप में वृद्धि नहीं होती है। इसकी भी ऊपरी सतह स्वचालक होती है, ताकि जो हमारा कार्यकारी पदार्थ है वो इसको आसानी से ऊष्मा प्रदान कर सके और T2 ताप प्राप्त कर सके। तीसरा हमारा आता है कार्यकारी पदार्थ या और व्यवस्था। कार्नो इंजन ऊष्मा इंजन या तो ऊष्मा इंजन के सारे पार्ट्स इसमें भी होते हैं, सारे भाग इसमें भी होते हैं। कार्नो इंजन में क्या होता है,
कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस को लिया जाता है, क्योंकि एक आदर्श इंजन है तो इसमें जो प्रयोग किए जाएंगे सिद्धांत वो एकदम आदर्श रूप में किए जाएंगे, और कार्यकारी पदार्थ भी आदर्श गैस ही ली जाती है, ताकि कोई किसी भी रूप में, किसी अन्य रूप में उसमें का क्षय नहीं हो। और इसकी व्यवस्था में एक खोखला सिलेंडर होता है, जिसके अंदर हमारा कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस भरी होती है, और इस सिलेंडर की दीवारें कुचालक होती हैं। इसका पैंदा, बॉटम जो होता है पैंदा, वो सुचालक होता है, ताकि ये उसमें स्रोत उसमें सिंक से उसमें का आसानी से आदान प्रदान कर सके। और इससे एक कुचालक पदार्थ का बना पिस्टन जुड़ा हुआ होता है, जो कि ऊपर नीचे बिना घर्षण के गति कर सकता है। उसको ऊपर नीचे गति करने में कोई घर्षण नहीं होता है, उसमें का किसी रूप में हानि नहीं होती है, बिना घर्षण रहित होता है, जो ऊपर नीचे गति कर सकता है। इसके बाद चौथा हमारा आता है एक स्टैंड, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड में क्या है कि यह एक पूर्णतः कुचालक पदार्थ का बना होता है, बस ये एक स्टैंड होता है, और ये पूर्णतः कुचालक होता है, जिस पर इस पर अगर हम कार्यकारी पदार्थ को रखकर उसमें जो प्रसार किया जाए, प्रसार या संपीड़न जो भी किया जाए, वो रुद्धोष्म होगा, उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह कुचालक है। अगर इस पर रखकर हम पिस्टन को दबाएंगे तो रुद्धोष्म संपीड़न होगा, और पिस्टन को ऊपर खींचेंगे या ऊपर उस गैस का प्रसार होगा तो वो रुद्धोष्म प्रसार होगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कार्नो इंजन की कार्यविधि। कार्नो इंजन के अंदर गति है, तो हम कार्नो इंजन की कार्यविधि को समझते हैं। तो इसमें एक होता है स्रोत, ये स्रोत है हमारा, ये कुचालक दीवारें हैं और ये सुचालक दीवार है। यह है उसमें स्रोत T1 केल्विन पर। एक हमारा इसमें होता है सिंक, इसकी भी ये सतह सुचालक होती है, और इसका ताप होता है T2 केल्विन, उसमें सिंक। एक हमारा होता है पूर्णतः कुचालक स्टैंड, और एक हमारा होता है खोखला बेलन। इसकी ये दीवारें रुद्धोष्म या कुचालक होती हैं, और ये पैंदा इसका सुचालक होता है। और यहाँ पे हमारा कार्यकारी पदार्थ भरा होता है, और यहाँ पे कुचालक पिस्टन लगा हुआ होता है, जिसको बिना घर्षण के ऊपर या नीचे गति करवाया जा सकता है। तो ये है हमारे कार्नो इंजन का चित्र, देख लीजिए इसी ध्यान से। इसमें वैसे कुछ भी नहीं है, ये सरल है। अब मैं इसकी कार्यविधि आपको एक बार ऐसे समझा देता हूँ, फिर उसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जो ये हमारा सिलेंडर है, इसको स्रोत पर रखा जाता है। स्रोत पर रखेंगे इसको यहाँ से यहाँ पे, तो होगा क्या, इसका ताप जो उच्च है T1 केल्विन, तो ये इससे ऊष्मा ग्रहण करेगा। माना कि Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, तो इसके ताप में वृद्धि होगी। इसके ताप में वृद्धि होगी तो गैस का प्रसार होगा, गैस का प्रसार होगा तो पिस्टन ऊपर उठेगा। इसको यहाँ पर रखते हैं, तो गैस के ताप में वृद्धि होगी। पिस्टन पर धीरे धीरे दाब कम करेंगे तो गैस का प्रसार भी होगा, और गैस का प्रसार होता है। फिर इसका ताप T1 हो जाता है, फिर इसको यहाँ से यहाँ पर लेते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, और फिर धीरे धीरे दाब कम करते हैं, तो गैस का रुद्धोष्म प्रसार होगा, क्योंकि ये यहाँ से कुचालक हो जाएगी। जब इसको इस पर रखेंगे तो ये पूरी तरह पैक हो जाएगा, रुद्धोष्म हो जाएगा चारों तरफ से, तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकेगा, और इसका रुद्धोष्म प्रसार होगा। फिर इसको इस पर रखेंगे सिंक पर, और इसको धीरे धीरे दाब बढ़ाएंगे, पिस्टन को नीचे दबाएंगे, तो गैस में संपीड़न होगा, और संपीड़न होने के कारण ये जो ऊष्मा होगी T1 ताप वो कम होता चला जाएगा, और T2 ताप तक होने तक इससे इसमें Q2 ऊष्मा जाती रहेगी। ऊष्मा जाएगी, माना कि ऊष्मा Q2 है। फिर ऊष्मा देने के पश्चात इसको दोबारा कुचालक स्टैंड पर रखेंगे और पुनः दाब बढ़ाएंगे, जब तक कि ये अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ जाता, जैसा कि हमने लिया था पहले की अवस्था में नहीं आ जाता, तब तक इसको प्रेस करेंगे, और ये अपनी पूर्ण प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, तब इसका काम हो जाएगा, तब तक एक चक्र पूरा हो जाएगा। अब एक छोटी सी परिभाषा जो इसमें रह जाती है, सूचक आरेख किसे कहते हैं, उसे हम देख लेते हैं। सूचक आरेख क्या होता है? सूचक आरेख जो हमारा ऊष्मागतिकी का निकाय होता है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम होता है, उसकी अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हम ऊष्मागतिकी के स्थूल चरों का उपयोग करते हैं। PVT, दाब, ताप और आयतन, तीनों का उपयोग करते हैं। तो जो दाब होता है P और आयतन V, इन दोनों के मध्य अगर हम आरेख खींचे तो जो हमें जो आरेख प्राप्त होगा वही हमारा सूचक आरेख कहलाता है। तो दाब P और आयतन V के मध्य खींचा गया आरेख सूचक आरेख, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। इंडिकेटर डायग्राम देख लिया, तो अब हम इस कार्नो चक्र जो हमें बताया गया है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका ये सूचक आरेख बनाते हैं। तो सूचक आरेख के लिए हमें ये चाहिए होगा एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया P प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने V आयतन। ये हमने ले लिया
तो हमें क्या करना है कि हम इसका बनाते हैं, सबसे पहले हम इसे यहाँ पे रखेंगे तो इसका ताप T1 हो जाएगा। और मान लिया उस टाइम पे आयतन V1 और प्रेशर P1 है। इस पर रखने के बाद, उसमें स्रोत पर रखने के बाद, तो ये हमारी प्रारंभिक अवस्था होगी। मान लिया ये अवस्था A है और यहाँ पे हमारा प्रेशर है P1, आयतन है, प्रेशर है VA मानते हैं क्योंकि जगह दे दी हमने PA। इसका टेम्परेचर है T1, जो कि स्रोत का टेम्परेचर T1 है, तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा T1 और आयतन मान लो VA है, तो PA VA और T1 ये इसकी फर्स्ट स्टेज होगी, पहली अवस्था होगी जो हमने इसको उसमें स्रोत पर रखने के बाद नोटिस की है। अब जब ये ताप ग्रहण कर लेगा, तो ताप ग्रहण कर लिया, ये हो गई हमारी पहली अवस्था। अब पिस्टन, ये सिलेंडर इस पर रखा है, तब हम इसके पिस्टन पर धीरे धीरे दाब कम करते हैं तो गैस में प्रसार होगा मतलब आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा। जब पिस्टन को ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर कम होगा और उस अवस्था में मान लो ये अवस्था B प्राप्त हो गई और इस यहाँ पर प्रेशर P भी हो जाता है, आयतन V हो जाता है और जो टेम्परेचर है हमारा T1 ही रहता है, क्योंकि ये और ये जो सुचालक परत है ये संपर्क में रहेंगी। जैसे हम इसको ऊपर उठाएंगे तो इसके ताप में कमी होनी चाहिए थी, परंतु जो ये ऊष्मा स्रोत के संपर्क में है तो इससे लगातार ऊष्मा लेता रहता है, इसलिए जो टेम्परेचर है वो नियत रहता है, इसलिए ये समतापीय प्रसार भी कहलाता है। ये प्रक्रम तो यहाँ से A से B तक का है, ये समतापीय प्रसार होता है क्योंकि इसके पूरे प्रक्रम के दौरान टेम्परेचर नियत रहता है। अब जब ये हो गया तो B पर पहुंच गए। अब इसको जो सिलेंडर हमारा उसको उठाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। तो कुचालक स्टैंड पर रखने के बाद हम देखते हैं कि कुचालक स्टैंड पर रख दिया। अब हम इसके पिस्टन पर धीरे धीरे और भी दबाव को कम करते हैं, तो गैस में फिर से थोड़ा बहुत प्रसार होगा, पर उतना नहीं होगा, कम होगा। पहले यहाँ से V आयतन यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुंच गया, इतना प्रसार हो गया, अब कम प्रसार होगा, तो मान लो ये प्रसार हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन वाली स्थिति C हो गई मानना, तो यहाँ पे प्रेशर मान लिया PC, आयतन मान लिया VC और टेम्परेचर, इसको हम प्रेशर को तब तक कम करते हैं जब तक इसका टेम्परेचर T2 नहीं हो जाता, सिंक के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हम इसको प्रेशर को कम करते रहते हैं। अब यह कंडीशन C अवस्था प्राप्त कर ली। इसके बाद हम इस पिस्टन को उठाकर सिंक पर रखते हैं, जो सिंक है इस पर रखते हैं। यह सुचालक और यह सुचालक आपस में स्पर्श करेंगे तो ये और सिंक कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर T2 है, हमने कर ही दिया। यहाँ पे C अवस्था में इसका टेम्परेचर T2 कर दिया और सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे सिंक पर। और अब इस पिस्टन है, जो हमारा पिस्टन है, इस पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि एकदम से बढ़ाएंगे तो इसके ताप में वृद्धि हो जाएगी और हमें ताप में वृद्धि नहीं करनी। इसको सिंक पर रखेंगे और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जो प्रेशर बढ़ने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो सिंक को ट्रांसफर होती रहेगी, क्योंकि ये सुचालक है और ये भी सुचालक है, तो ये दोनों ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जो टेम्परेचर में वृद्धि होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, वो सिंक को डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। तो मान लो ये अवस्था D आ जाती है, माना कि ये अवस्था स्थिति D है, तो माना इस स्थिति पर प्रेशर PD हो जाता है, आयतन VD हो जाता है और जो टेम्परेचर है वो, चूंकि ये सुचालक सतह है तो उसमें का ट्रांसफर हो जाता है, जितनी भी उसमें प्रेशर लगाने पर बढ़ती है उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर नियत रहता है। मतलब जो पहले था T2 वही रहता है, क्योंकि ये आपस में संपर्क में रहते हैं। और फिर D अवस्था प्राप्त करने के बाद इसको पुनः कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड पर रखकर हम इसका प्रेशर तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि इसका टेम्परेचर T2 से बढ़कर T1 नहीं हो जाता और ये पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं हो जाता। जब इसका टेम्परेचर T2 था तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखा, यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देते हैं कुचालक स्टैंड पर। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसमें कहीं पे नहीं जा पाएगी, क्योंकि कुचालक है और ये सुचालक, तो ये पूरी तरह बंद हो जाएगा चारों तरफ से, तो उसमें का आदान प्रदान नहीं कर सकेगा और इसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी। और वो टेम्परेचर में वृद्धि तब तक, जब तक ये T1 के बराबर नहीं जाती, तब तक हम इसका प्रेशर बढ़ाते रहते हैं और T1 टेम्परेचर होते ही ये अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ये हमारा हो गया कार्नोट चक्र का सूचक आरेख। अब हमने देख लिया कि कार्नोट चक्र का सूचक आरेख कैसा होता है। तो इसमें ये जो प्रक्रम है AB, ये समतापीय प्रसार है। क्यों है ये आपको बता दिया कि जब हमने इसको इस पर रखा था और प्रेशर को धीरे धीरे कम किया था, तो जो सुचालक सतह आपस में स्पर्श थी उनसे ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा था, टेम्परेचर नियत था, ऊष्मा जो कम हो रही थी वो यहाँ से ले रहा था स्रोत से, तो इसके टेम्परेचर उतना ही कांस्टेंट रहता था। ये समतापीय है, ताप समान समतापीय प्रसार हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रसार हो रहा था। फिर इसको हमने कुचालक स्टैंड पर रखा, तो कुचालक स्टैंड पर रखने पर ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुचालक सतह है पूरी चार तरफ से और ये तीन तरफ से पहले से बंद है, ये चौथी तरफ से भी बंद हो जाता है, तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए ये रुद्धोष्म। और चूंकि हमने यहाँ पे प्रेशर कम किया था तो गैस का प्रसार हुआ, तो ये रुद्धोष्म प्रसार हो गया। इसके बाद जब हमने इसको दोबारा सिंक पर रखा, तो सिंक पर रखने के बाद हमने इस पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, संपीड़न।
और चूंकि यहाँ पे रखने के बाद इसका टेम्परेचर T2 ही रहता है, क्योंकि ये सुचालक और सुचालक ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती है, तो इसका टेम्परेचर T2 रहता है। तो ये हो गया समतापीय संपीड़न। अब संपीड़न हो गया। अब इसको दोबारा जब कुचालक स्टैंड पर रखा तो ये दोबारा चारों तरफ से पैक हो जाता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकता, तो ये हो गया रुद्धोष्म। और चूंकि हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते हैं लास्ट में चौथे प्रकरण में, तो प्रेशर बढ़ाने के कारण जो आयतन में कमी होती है उसके कारण इसे रुद्धोष्म संपीड़न कहते हैं, डी से ए तक। तो ए से बी तक समतापीय प्रसार होता है, बी से सी तक रुद्धोष्म प्रसार होता है, सी से डी तक समतापीय संपीड़न होता है, और डी से ए तक रुद्धोष्म संपीड़न होता है। तो हम देखते हैं कि कार्नो चक्र को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कार्नो चक्र को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक का जो हमारा समतापीय प्रसार है। दूसरा, जो हमारा रुद्धोष्म प्रसार है। तीसरा, जो हमारा समतापीय संपीड़न है। और चौथा, जो हमारा रुद्धोष्म संपीड़न है। इन चारों प्रोसेस का हम अध्ययन करेंगे। इसमें कितना कार्य होता है W1, इसमें कितना कार्य होता है W2, इसमें कितना कार्य होता है W3 और इसमें कितना कार्य होता है W4। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे अभी थोड़ी देर में, और इनका टोटल करेंगे तो जो हमारा ये कार्नो चक्र है, कार्नो साइकिल है, इसमें पूरा कुल कार्य कितना हुआ वो कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। इसने जब इसको स्रोत पर रखा था तो मानना कि Q1 ऊष्मा ग्रहण की, और जब इसको सिंक पर रखा था, सिंक पर रख के इसका प्रेशर बढ़ाया था, तो मान लो ये सिंक को Q2 ऊष्मा देता है। ये हमने मान लिया। अब हमको ये जो हमने बोला है तो पूरा आपको समझाया, ये आप लिख सकते हो कि सर्वप्रथम हम इसको स्रोत पर रखते हैं और धीरे धीरे प्रेशर में कमी करते हैं, रखते हैं। ये मान लो कि उस समय PA प्रेशर हो जाता है, VA वॉल्यूम हो जाती है और T1 टेम्परेचर हो जाता है। इसको हमने अवस्था ये मान लिया। अब धीरे धीरे इसके प्रेशर में कमी करते हैं तो इसके आयतन में वृद्धि होती है। मानो उस समय इसका प्रेशर PB, आयतन VB और टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही, क्योंकि सुचालक प्रसार है, समतापीय प्रसार है, तो PVB, VB और T1 हो जाता है। फिर इसको पुनः कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, और कुचालक स्टैंड पर रखने के बाद इसके प्रेशर में थोड़ी सी कमी या धीरे धीरे कमी करते हैं तो इसका प्रसार होता है। और चूंकि ये कुचालक सतह होती है तो ये प्रसार जो होता है वो रुद्धोष्म प्रसार होता है, और टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। और इसका टेम्परेचर हम तब तक दाब को कम करते हैं जब तक इसका टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर T2 के बराबर नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसको उठाकर सिंक पर रखते हैं, सिंक पर जो T2 केल्विन पर है उस पर रखते हैं। क्योंकि इसका टेम्परेचर पहले से T2 है, इसका टेम्परेचर पहले से T2 है, तो इसको रखते हैं। ये सुचालक पर रहता है, इस सुचालक पर ये ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जब हम इसको यहाँ पर रखकर इसके पिस्टन पर दाब लगाएंगे धीरे धीरे, तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। वो ऊष्मा सीधी डायरेक्ट सुचालक पर तो नहीं, कारण डायरेक्ट सिंक को हस्तांतरित या ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे ये सिंक को Q2 ऊष्मा देता है, और यहाँ से ली थी इसने Q1 ऊष्मा और यहाँ पे देता है Q2 ऊष्मा। और चूंकि टेम्परेचर सेम रहता है सुचालक पर तो नहीं कहा, तो ये समतापीय संपीड़न हो जाएगा, क्योंकि आयतन में कमी हो रही है। फिर इसके बाद इसको पुनः कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड पर रखने के बाद हम देखते हैं, अगर हम इस पर धीरे धीरे दाब बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जब इसका ताप T1 करते हैं, दाब बढ़ाकर इसका ताप T1 करते हैं, तो अपनी पूर्ण प्रारंभिक अवस्था A में आ जाता है, और उस पर इसका दाब PA, आयतन VA और ताप T1 हो जाता है। और चूंकि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो ये रुद्धोष्म संपीड़न कहलाता है। तो अब हम करने वाले हैं इसके कार्य का कैलकुलेशन, चारों स्टेप के लिए अलग अलग करेंगे। चारों स्टेप का कार्य का कैलकुलेशन करने के बाद हम उसको जोड़ेंगे और प्राप्त करेंगे कि कुल कितना कार्य प्राप्त होता है हमें कार्नो चक्र के द्वारा। तो अब हम हमारा पहला प्रोसेस था समतापीय प्रसार, उसके लिए कार्य का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हमारा चित्र था वो हम यहाँ पर एक बार छोटा सा बना लेते हैं। ऐसा हमारा चित्र था, A, B, C और D। यहाँ पे PA, VB और T1, यहाँ पे PB, VB और T1, और यहाँ पर PC, VC और T2, और यहाँ पे PD, VD और T2। ये हमारा जो डायग्राम था, इंडिकेटर डायग्राम, वो कार्नो चक्र के लिए ऐसा था। अब हमारा जो पहला प्रकरण में AB, इस पर हम विचार करते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्य W बराबर होता है PdV इंटीग्रेशन V1 से V2। ये हमारा इनिशियल प्रारंभिक आयतन है और ये हमारा अंतिम फाइनल वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमारा प्रारंभिक आयतन कितना है VA, और हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो है VB। तो हमारा किया गया कार्य W बराबर होगा इंटीग्रेशन VA से VB PdV। अब जो कि हम जानते हैं कि PV बराबर होता है RT, 1 मोल गैस के लिए PV बराबर RT होता है, तो P बराबर होता है RT/V। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर V के सापेक्ष समाकलन है, तो P को हमने वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने
पर। अब हम मान रखते हैं तो देखते हैं कि W बराबर इंटीग्रेशन वी ए से बी बी, पी की जगह हम रख देंगे आर टी अपॉन वी और डी वी। अब इसका हम समाकलन कर लेते हैं तो W बराबर आएगा हमारे पास आर टी तो कांस्टेंट है, 1/v का लॉग और v हो जाएगा और इसकी लिमिट वी ए से वी बी। अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं तो W बराबर हमें प्राप्त होगा आर टी इंटू अपर लिमिट लॉग वी बी माइनस लॉग वी ए, और हम जानते हैं कि लॉग वी बी माइनस वी ए बराबर होता है लॉग वी बी अपॉन वी ए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर टी W बराबर आर टी इंटू लॉग ऑफ वी बी अपॉन वी ए। ये हमारा आ गया W1। ये हमारा W1 है, पहले क्षमता के प्रसार के लिए किया गया कार्य। इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 3। इनको हमें याद रखना है, ये आगे कैलकुलेट करेंगे तो एक साथ इनको लिखना पड़ेगा। बात करते हैं जो हमारा सेकंड प्रक्रम था, सेकंड प्रोसेस थी रुद्धोष्म प्रसार। इसके लिए हम कार्य का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम डायग्राम एक बार फिर बना लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम था कार्नोट चक्र का इंडिकेटर डायग्राम, वो ये था ए बी सी और डी। इनके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हमको पता है तो मैं लिखता नहीं हूँ, बस टेम्परेचर लिख देता हूँ T1 T1 T2 T2 और T2। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, हमको पता है यहाँ पे पी ए वी ए, यहाँ पे पी बी वी बी, यहाँ पे पी सी वी सी और यहाँ पे पी डी वी डी है। तो मैं लिखता नहीं हूँ, किस आ जाता है, थोड़ा बढ़िया नहीं लगता, तो इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। आपको पता है तो आप ध्यान रखना। रुद्धोष्म प्रसार अब हम पर बात कर रहे हैं ये वाली प्रोसेस की, बी से सी तक के प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो बी से सी तक रुद्धोष्म प्रसार है। तो हम जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर पी डी वी इंटीग्रेशन V1 से V2। ये V1 क्या है, प्रारंभिक आयतन, और ये V2 क्या है, अंतिम आयतन, फाइनल वॉल्यूम, और ये इनिशियल वॉल्यूम। तो हमारे यहाँ पर वॉल्यूम कितनी थी VB और यहाँ पर कितनी थी VC। तो हमारा V1 का वैल्यू होगा VB और V2 की वैल्यू हो गई VC। तो हम अब लिमिट लगाएंगे तो W बराबर इंटीग्रेशन VB से VC P DV। परंतु जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसके लिए हमने 11 में एक कंडीशन पढ़ी थी कि पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट के होता है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि पी वी की पावर गामा बराबर होता है के कांस्टेंट, नियत होता है। ये हमने 11 में सिद्ध भी किया था, जहां पर गामा बराबर होता है सीपी अपॉन सीवी। सीपी क्या है, नियत दाब पर ऊष्माधारिता, और सीवी क्या है, नियत आयतन पर ऊष्माधारिता। सीपी को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट, और ये सीवी है कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट, ऊष्माधारिता। तो अब हम पी का मान यहाँ से रखेंगे, वो पीवी बराबर आरटी वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि ये रुद्धोष्म प्रक्रम है और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो हम पी का मान यहाँ से निकालते हैं, पीवी की पावर गामा बराबर के, पी बराबर के अपॉन वी की पावर गामा। ये मान हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से पी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो W बराबर हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन VB से VC, इंटीग्रेशन VB से VC के अपॉन और ये क्या है, V की पावर गामा DB। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो K कांस्टेंट हो जाएगा और 1/V की पावर गामा हो जाएगा, V की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये गामा है, माइनस गामा प्लस 1, और इसकी लिमिट हो जाएगी V से VC। इसको और आगे हल करेंगे तो आगे हल करने पर हम देखते हैं कि W बराबर होता है वो आएगा K इंटू वी की पावर VC। लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो VC की पावर 1 माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, माइनस VB की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इसकी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो K इंटू, और इसको हम लिख सकते हैं V इंटू वी की पावर माइनस गामा, V इंटू वी की पावर माइनस गामा, ये हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा हम लिखेंगे माइनस K इंटू V इंटू VB की पावर माइनस गामा, ये हम इसको लिख सकते हैं, और अपॉन में 1 माइनस गामा। अब हम देख K का वैल्यू है जो ये हमारे पास, ये समीकरण था 2, इससे K का मान रखने पर ये समीकरण हम इसको नाम देते हैं 3। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 से K बराबर PV की पावर गामा रखने पर, तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो हम देखेंगे W बराबर K की जगह हम रख देते हैं PV की पावर, ये VC है, हम सॉरी वो लिखना भूल गए, ये VC
की पावर गामा वी सी, ये के की वैल्यू है ये तो, और वी सी यो का यो, और वी सी की पावर माइनस गामा यो का यो, माइनस के का मान हम रखेंगे पी, और वी बी की पावर गामा इंटू वी बी की पावर माइनस गामा। हम देखते हैं जो मल्टीप्लाइंग होते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं, आधार समान होता हो तो ये कट जाएंगे, और अपॉन में हमारे पास रहेगा 1 माइनस गामा। तो अब हम देखते हैं डब्ल्यू बराबर पी वी सी माइनस पी वी बी अपॉन 1 माइनस गामा। परंतु हम जानते हैं कि पी वी सी बराबर होता है आर टी, पी वी बराबर आर टी होता है, वी सी बराबर आर टी, और सी पर वॉल्यूम कितनी है T2, और ये देखते हैं पी वी वी बराबर आर और वी पर वॉल्यूम है T1। तो ये हो गया। अब इनमें से हम मान निकालते हैं, पी वी सी का मान RT2 और ये इन मानों को यहाँ पे रख देते हैं। तो W बराबर RT2 माइनस RT1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब इनमें से R कॉमन लेते हैं तो R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर R इंटू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो T1 माइनस T2, ये माइनस था, अपॉन 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब इस माइनस को नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे हम, तो ये हो जाएगा। अगले स्टेप में लेते हैं तो माइनस R इंटू T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, और ये माइनस समय माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड प्रोसेस के लिए जो कार्य आया W2 वो आया R इंटू T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये हमारा सेकंड प्रोसेस के लिए कार्य आ गया। इसे हमें याद रखना है, इसे समीकरण ले लेते हैं हम 4। ये W1 2 का मान हमें याद रखना है, अभी थोड़ी देर बाद एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें चाहिए। अगला जो हमारा तीसरा प्रोसेस था वो था समतापीय संपीड़न। समतापीय संपीड़न, इसके लिए हम कार्य का कैलकुलेशन करते हैं। हम जानते हैं कि W बराबर होता है P डी वी और इंटीग्रेशन V1 से V2। तीसरी कंडीशन के लिए जो चित्र था हमारा, चित्र में जो तीसरा प्रोसेस था C से D तक ऐसे था, C से D तक। तो यहाँ पर वॉल्यूम थी VC, यहाँ पर प्रेशर था PC, यहाँ पर प्रेशर था PD, यहाँ पर वॉल्यूम था VD, यहाँ पर टेम्परेचर था T2, यहाँ पर टेम्परेचर था T2। तो इस प्रकरण की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए कार्य होगा W3 बराबर वॉल्यूम VC से VD तक हो रहा है, तो इंटीग्रेशन VC से VD, और P का मान हम रखेंगे RT अपॉन V dV, क्योंकि ये समतापी है, ये रुद्धोष्म नहीं है। तो PV बराबर RT से हमने P का मान RT अपॉन V यहाँ पे पुट कर दिया। तो हम W3 बराबर इंटीग्रेशन VC VD, RT बाहर आ गया कांस्टेंट, तो 1 अपॉन V का करेंगे तो पहले हम एक बार लिख लेते हैं 1 अपॉन V dV, W बराबर RT इंटू, और सीधा कर देता हूँ मैं log VD अपॉन VC, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारा चौथा प्रक्रम है, जो चौथा प्रक्रम हमारा बच्चा है वो है रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न के लिए वही काम, हमारा जो वक्र था वो ये था D से A। ये हमारा वक्र जो डायग्राम है, सूचक डायग्राम, सूचक आरेख, उसमें ऐसे है। यहाँ पर प्रेशर P है, यहाँ पर वॉल्यूम है V है, और टेम्परेचर T1, यहाँ पर प्रेशर VD PD, और आयतन है VD, और टेम्परेचर T2। तो इसके लिए हम जो रुद्धोष्म प्रकरण के लिए कार्य कैलकुलेट करेंगे, W बराबर इंटीग्रेशन, जहाँ पर आयतन कितना है VD और यहाँ पर कितना है VA, और ये हमारा W4 है, तो P dV। रुद्धोष्म प्रकरण के लिए हम जानते हैं PV की पावर गामा बराबर K, तो वैसे ही हम यहाँ पर P का मान रख देंगे K अपॉन V की पावर गामा। तो W4 बराबर हमको प्राप्त होगा इंटीग्रेशन VD से VA और K अपॉन V की पावर गामा dV। इसको हम और आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो हम देखते हैं कि जो W4 है K कांस्टेंट हो जाएगा, 1 अपॉन V की पावर गामा का जब हम समाकलन करेंगे तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट हो जाएंगी इसकी VD से VA, और W4 बराबर K, और वैसे ही आ जाएगा ये, तो मैं सीधा लिख देता हूँ K अपर लिमिट लोअर लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं, तो VA इंटू VA की पावर माइनस गामा माइनस K इंटू VD की पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब K बराबर PV की पावर गामा, ये मान को हम यहाँ पे K की जगह पुट कर देंगे। तो W4 बराबर हमें प्राप्त होगा PV की पावर, यहाँ पर A है तो PV A की पावर गामा बराबर इंटू VA की पावर माइनस गामा माइनस K की जगह हम रखेंगे P VD इंटू VD की पावर गामा रखेंगे हम यहाँ पर, तो D की पावर माइनस गामा। अब हम देखते हैं कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और अपॉन में हमारे पास 1 माइनस गामा है ही, तो W4 बराबर हमें प्राप्त होगा PVA माइनस PVD अपॉन 1 माइनस गामा।
आ गया। तो हम जानते हैं कि पी वी बराबर आर टी होता है, तो पी वी ए बराबर आर, और ए पर वॉल्यूम कितना है, वो टेम्परेचर कितना है वहाँ T1, तो आर T1, और पी वी डी बराबर आर T2, वी डी की जगह पर टेम्परेचर वहाँ T2 है। तो अब इन मानों को हम यहाँ पर रख देंगे, तो W4 बराबर हमें प्राप्त होगा RT1 माइनस RT2 अपॉन 1 माइनस गामा, और W4 बराबर आर कॉमन लेंगे तो T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। अब हम ऊपर नीचे दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो W4 बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस RT2 माइनस T1 T2 ऊपर से नहीं लेते हैं, नीचे से लेते हैं, तो W4 बराबर R माइनस R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये हमारे चौथे प्रक्रम के लिए किया गया कार्य आ गया चौथा। अब हम एक बार इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारा W1 आया था RT log V अपॉन VA, और जो W2 आया था वो था RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, और W3 हमारे पास आया था RT, और ये RT2 था RT2 log VD अपॉन VC, और W4 था हमारे पास RT1 माइनस T2, ये माइनस का अपॉन गामा माइनस 1। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। तो कार्नोट चक्र में कुल कार्य किया गया, तो हम जोड़ देंगे W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इनकी वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, तो अब इनको जोड़ देते हैं। RT1 log VB अपॉन VA प्लस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस प्लस RT2 log VD अपॉन VC, और माइनस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। अब हम इनको लिख सकते हैं, ये देखो ये बराबर ये कट गए। अब हम इसको लिख सकते हैं RT1 log VB अपॉन VA माइनस RT2 log VD अपॉन VC, प्लस है माइनस थोड़ी, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RT1 log VB अपॉन VA माइनस RT2, और इसको बदल देंगे तो log VC अपॉन VD, ये हम लिख सकते हैं। इसको बदलेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। अब हम जानते हैं कि पी वी की पावर गामा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। अब और हम जानते हैं पी वी बराबर आर टी, तो हम यहाँ पर पी का मान रख देते हैं, पी बराबर आर टी अपॉन वी से, ये मान इसमें रखने पर इस मान को इस समीकरण में रख देंगे। तो पी की जगह हमने रख दिया आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा बराबर के, दिस इम्प्लाइज आर टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर के, दिस इम्प्लाइज टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर के अपॉन आर। क्योंकि आर भी कांस्टेंट है तो हमने इस पूरे को मान लिया कांस्टेंट को ही सी मान लिया, तो दिस इम्प्लाइज टी वी की पावर गामा माइनस 1 बराबर सी। ये हमें नई कंडीशन प्राप्त हुई, और यहाँ पे हम अब अप्लाई करेंगे प्रदोषण प्रक्रम जो हमारा बी से सी तक था, उसके लिए अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन बी थी हमारी, ये कंडीशन बी थी हमारी, जिस पर था प्रेशर पी बी, वॉल्यूम वी बी और टेम्परेचर T1, और सी पर था हमारा पी सी, वी सी और टेम्परेचर T2। तो इनके लिए दोनों के लिए हम ये समीकरण को वेरीफाई करेंगे। तो देखो T1 वी बी की पावर गामा माइनस 1 बराबर सी, और बराबर इसके लिए T2 वी सी की पावर गामा माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। तो T1 अपॉन T2 ये दोनों बराबर, तो T1 अपॉन T2 बराबर वी बी अपॉन वी सी, वी बी नहीं वी सी अपॉन वी बी आएगा, वी सी अपॉन वी बी की पावर गामा माइनस 1। सही है, ये हमारे पास आ गया एक समीकरण, और इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा प्रदोषण प्रक्रम था, चौथा वाला, दूसरा चौथा वाला डी से ए तक का, यहाँ पर वॉल्यूम था पी ए वी बी और T1, और यहाँ पर था हमारा पी डी वी डी और T2। इनके लिए भी यही कंडीशन लगाएंगे हम। तो देखो इसके लिए लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा T1 इंटू वी ए की पावर गामा माइनस 1 बराबर सी, और इसके लिए लगाएंगे जब हमें प्राप्त होगा इसके लिए
T2 वी डी की पावर गामा माइनस 1 बराबर सी, और ये दोनों सी सी बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, तो T1 वी, मान लो ये C1 है, ये C1 है और ये C2, क्योंकि ये अलग अलग है, ये एक रुद्धोष्म प्रक्रम है और ये एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये अलग अलग रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो T1 वी ए की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 वी डी की पावर गामा माइनस 1, और इनसे हम निकालेंगे तो T1 अपॉन T2 बराबर वी डी अपॉन वी ए की पावर गामा माइनस 1। ये हमारे पास आ गया समीकरण 7। अब ये 6 और 7 से देखो, ये T1 अपॉन T2, ये T1 अपॉन T2, तो ये भी बराबर होंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड जो इसका पक्ष है LHS दोनों बराबर है, तो राइट वाले बराबर होंगे, तो VC अपॉन VB की पावर गामा माइनस 1 बराबर VD अपॉन VA की पावर गामा माइनस 1। ये से एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ, VC अपॉन VB बराबर VD अपॉन VA, ये हमें प्राप्त हो गया। अब जो हमारे पास फाइनल समीकरण था, ये फाइनल वर्क का समीकरण नंबर 5, इसको देखो VB अपॉन VA और VC अपॉन VA है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे इनका मान VB अपॉन VA, VB अपॉन VA निकालेंगे, VB अपॉन VA, तो हमारे पास आएगा VC अपॉन VD। इस समीकरण से निकाला हमने ये, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 8। 7 तो हमारा ये था ही, और समीकरण नंबर 8 हमारा ये रहा। 5 और 8 इनको ध्यान से देख लो, समीकरण नंबर 5 ये है और समीकरण नंबर 8 ये है। इन दोनों जो हमारा टोटल वर्क आएगा W बराबर RT लॉग क्या था VB अपॉन VA, और समीकरण 5 का उपयोग करके हमने मान लिख दिया RT लॉग, और जो मान था हमारा क्या था VB अपॉन VA VC अपॉन VD, तो VC अपॉन VD की जगह, इसकी जगह हम VB अपॉन VA ये वाला ही लिख देंगे, तो VC अपॉन VD की जगह VB अपॉन VA। और एक बात और, ये RT है, ये RT है, ये तो था हमारा RT1 और ये था हमारा RT2, तो हम इनमें से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे R और लॉग VB अपॉन VA, ये हमारा कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा T1 और यहाँ पे बचेगा T2। तो हमारा जो फाइनल वर्क डन आया है, पूरा प्रक्रम में किया गया कार्य कारण चक्र में, वो पूरा टोटल वर्क आया है RT1 माइनस T2 लॉग VB अपॉन VA, ये हमारा टोटल वर्क आ चुका है। और ये जो कार्य है वही जो कार्नो इंजन में स्रोत से कितनी ऊष्मा ली थी हमने Q1, और सिंक को कितनी दी थी Q2, और ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हुई है। हमने मान लिया था कार्नो चक्र में कि ये आदर्श इंजन है, ऊष्मा का किसी अन्य रूप में क्षय नहीं होता है, केवल कार्य में परिवर्तित होती है। तो इन दोनों के बीच में जो ऊष्मा कार्य में परिवर्तित है वो कितनी ली हमने Q1 और दी हमने Q2, तो ये जो इनका अंतर है वही तो कार्य में परिवर्तित हुआ है, अर्थात ये बराबर Q1 माइनस Q2, W बराबर Q1 माइनस Q2 बराबर कार्य में परिवर्तित ऊष्मा, ये हमारी आ गई। तो फाइनल वर्क हमारे पास आ गया W बराबर RT1 माइनस T2 लॉग VB अपॉन VA, इसे याद रखना बस। अब हम देख लेते हैं कार्नो ईंधन की दक्षता। कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है, नीटा बराबर W अपॉन Q, हम जानते हैं। और कार्नो इंजन में हमें जो टोटल कार्य प्राप्त हुआ था वो W था हमारा RT1 माइनस T2, अभी हमने याद किया था RT1 माइनस T2 लॉग VB अपॉन VA, ये हमारा W कार्य प्राप्त होता। और जो स्रोत से ली गई उसमें Q1 थी वो हमारी W1 के बराबर थी, W1 बराबर Q1, क्योंकि हमने Q1 उसमें कब ली थी, जब हमारा समतापीय प्रसार वाला प्रोसेस, जो पहला प्रोसेस था वो किया जा रहा था। तो पहले प्रोसेस में जो हमने ऊष्मा ली थी वही तो हमारे पहले प्रोसेस में कार्य के रूप में प्राप्त हुई थी, क्योंकि जो कार्नो इंजन है उसमें ऊष्मा केवल कार्य में परिवर्तित होती है और दूसरे रूप में ऊष्मा का क्षय नहीं होता, इसलिए जो Q1 ऊष्मा ली थी वो पूरी W1 कार्य में परिवर्तित हुई थी। तो Q1 बराबर W1, और W1 का मान हमारे पास आया था RT1 लॉग VB अपॉन VA, तो ये W का मान हम यहाँ फिर से रखेंगे और Q1 का मान ये वाला रखेंगे, तो नीटा बराबर हमारे पास आएगा RT1 माइनस T2 लॉग VB अपॉन VA अपॉन RT1 लॉग VB अपॉन VA, तो R से R कैंसिल, लॉग VB अपॉन VA से लॉग VB अपॉन VA कैंसिल, तो नीटा बराबर हमारे पास आ गया T1 माइनस T2 अपॉन T1, दिस इम्प्लाइज
1 माइनस T2/T1। ये हमारे पास आ गई नीटा, उस कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता हमारे पास आ गई। और तो कुछ बचा नहीं इसमें। कार्नो इंजन की दक्षता हमारे पास आ गई T2 माइनस T1। अब इस समीकरण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष कि कार्नो इंजन की दक्षता सिर्फ ताप पर निर्भर करती है। इस सूत्र में हमको दिख रहा है कि नीटा बराबर 1 माइनस T2/T1। T2 क्या है? सिंक का टेम्परेचर, और T1 क्या है? सोर्स का टेम्परेचर। तो सिर्फ स्रोत और सिंक के टेम्परेचर पे ही ये जो कार्नो इंजन है उसकी दक्षता निर्भर कर रही है। तो कार्नो इंजन की दक्षता सिर्फ ताप पर ही निर्भर करती है। दूसरी, यदि हम नीटा का मान बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे हमें क्या कम करना पड़ेगा? T2 का मान कम करना पड़ेगा, तभी नीटा का मान बढ़ेगा। तो सिंक के ताप में कमी करने पर दक्षता में वृद्धि होती है। जब हम T2 घटाएंगे, सिंक का ताप घटाएंगे, तो नीटा यानी कि दक्षता में वृद्धि होती है। तीसरा टॉपिक, यदि स्रोत का ताप बढ़ाया जाए तो जो दक्षता है वो बहुत कम बढ़ती है, क्योंकि जब T1 बढ़ेगा तो ये नीचे वाला बढ़ेगा और ज़्यादा संख्या भाग देंगे तो नीटा फिर घट जाएगा, तो बहुत कम बढ़ती है। चौथा हमारा जो इसमें निष्कर्ष निकलेगा वो चौथा रहेगा कि यदि हमको नीटा 100% चाहिए, नीटा बराबर 1 चाहिए, तो यहाँ पे हमको देखना है इस नीटा बराबर होता है 1 माइनस T2/T1। नीटा बराबर होता है 1 माइनस T2/T1। यदि नीटा का मान हमें 1 लाना है तो T2/T1 को 0 होना पड़ेगा, T2/T1 को 0 होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब या तो T2 बराबर 0 हो या T1 बराबर इनफाइनाइट, T2 बराबर 0 केल्विन हो और T1 बराबर इनफाइनाइट केल्विन हो। तो चौथा हमारा निष्कर्ष यही है कि किसी भी इंजन की दक्षता मैक्सिमम तभी होगी जब उसके स्रोत का जो टेम्परेचर वो अनंत हो या फिर उसके सिंक का टेम्परेचर 0 हो। लेकिन ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, T2 बराबर 0 केल्विन और T1 बराबर इनफाइनाइट केल्विन, ये दोनों ही असंभव है, क्योंकि अभी तक 0 केल्विन पॉसिबली व्यावहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल ही नहीं है, और T1 केल्विन जो इनफाइनाइट केल्विन है ये भी पॉसिबल नहीं है। अतः जो इंजन होता है उसकी दक्षता हमेशा 100% नहीं होती है, 100% हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं होंगी तभी तो, दोनों में से कोई एक अवस्था होगी तभी तो इसकी दक्षता 100% आएगी। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी दक्षता 100% संभव नहीं है। हमेशा इसकी दक्षता 100% से कम होती है। और तो कुछ है नहीं, बस कार्नो इंजन की दक्षता कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कार्नो इंजन तथा रेफ्रिजरेटर, कार्नो इंजन तथा रेफ्रिजरेटर। तो अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।